रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंबल, सिमरा और तमाम बच्चों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आज ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल रह जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल भी करवा के ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अल्लाह के फजल से हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है, 6 पढ़ लिया है और 7 इंशाल्लाह कल खत्म कर देंगे। सेंटर इंशाल्लाह 18 से खुल जाएंगे या खुल जाने चाहिए। आप लोगों ने तैयारी रखनी है, मिड टर्म भी करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह। सेंटर में मिड टर्म मुनक्किद होगा, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है बहुत ज्यादा, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। अब पढ़ने में सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब कोई और चारा नहीं है हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है आप लोग तैयारी करेंगे, सही तैयारी करनी है और मिड टर्म देने हैं आप लोगों ने। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, पहले वो कहता है डिफाइन करें। नोट्स में मौजूद है, निकाल लीजिएगा। डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जो दो डेफिनेशंस पर पूरा उतरे, जो फुलफिल करे इन दो कंडीशंस को। नंबर वन, टोटल वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ इज 0। यानी अगर कोई क्लोज पाथ कंसीडर किया जाए, मतलब मैं यहां से यहां तक वर्क करूं, फिर यहां से यहां तक वर्क करूं, फिर यहां से यहां तक वर्क करूं, फिर यहां से यहां तक वर्क करूं। अगर मैं घूम फिर कर दोबारा उसी जगह पर आ जाऊं और मैं पूरी जर्नी का वर्क निकालूं और पूरी जर्नी का टोटल वर्क 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की पहली डेफिनेशन क्या है? इफ द टोटल वर्क डन इन अ फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ इज 0, then the field is called conservative field। जी बेटा, कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? ऐसी फील्ड जिसमें वर्क किया जाए किसी क्लोज पाथ में और वो वर्क 0 आ जाए या 0 हो जाए फॉर अ क्लोज पाथ, तो ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। और ऐसी फोर्स जिसका वर्क 0 हो जाए वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब इसकी दूसरी डेफिनेशन सुनो, दूसरी डेफिनेशन सुनो। मुझे एक वर्क करना है ए से लेकर सी तक। अगर मैं ए से लेकर सी तक डायरेक्ट वर्क करूं या पहले में ए से बी पर जाऊं फिर बी से सी पर जाऊं, तो अगर ये वाला वर्क और ये वाला वर्क सेम हो जाए तो फील्ड कंजर्वेटिव है। यानी अगर किसी फील्ड में किया जाने वाला वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, रास्ते पर डिपेंड ना करे, यानी रास्ता डायरेक्ट हो या घूम फिर के पहुंचे, अगर शुरू का और आखिर का रास्ता सेम है, चाहे आप डायरेक्ट जाएं काम करें या घूम फिर के काम करें, वर्क सेम आएगा, ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली मिसाल समझा रहा हूं मैं। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा या नहीं पढ़ा?
पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक था हेसेंस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेसेंस लॉ ऑफ हीट समेशन केमिस्ट्री का जो हेसेंस लॉ ऑफ हीट समेशन है वो क्या कहता है मैं बताता हूं। वो कहता है अगर तुम्हें एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनानी है तो अगर तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बराह रास्त डायरेक्ट बनाओ तब भी एनर्जी या इंथैल्पी वही रिक्वायर्ड होगी, या तुम ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ, फिर सी से डी बनाओ, स्टेप वाइज बनाओ, तब भी इंथैल्पी उतनी रिक्वायर्ड होगी, यानी एनर्जी उतनी रिक्वायर्ड होगी। ये हेसेंस लॉ ऑफ हीट समेशन याद है कि किसी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओ या घूम फिर के इनडायरेक्ट बनाओ, एनर्जी सेम रिक्वायर्ड होगी। यहां पर भी यही है, तुम किसी बॉडी को ए से सी तक डायरेक्ट लेकर जाओ या घुमा फिरा के लेके जाओ, अगर वर्क दोनों सिचुएशन में सेम आ जाए तो ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। तो कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशन है, रिपीट कर रहा हूं। पहली डेफिनेशन ये है कि अगर क्लोज पाथ का वर्क 0 आ जाए तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डायरेक्ट करो वर्क या घुमा फिरा के स्टेप वाइज करो, एनर्जी या वर्क सेम रिक्वायर्ड होता है। ये दो डेफिनेशन होती हैं कंजर्वेटिव फील्ड की। हमें ये प्रूफ करना होता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, जमीन की फील्ड, हमें साबित ये करना होता है कि ये कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये साबित करना होता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं एक डायग्राम, मैं पहली डेफिनेशन प्रूफ करूंगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। बेटा फर्ज करो हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी का वेट है mg। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। मैं इस बॉडी को जिसका वेट mg है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रहा हूं। फर्ज कर लो कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है s1। पहले मैं इस बॉडी को ए से बी पर लेके जाऊंगा, फिर बी से सी पर लेकर आऊंगा, फिर सी से ए पर लेकर जाऊंगा, यानी ये क्लोज पाथ बन गया ए बी सी ए। और मैं निकालूंगा वर्क डन। अगर टोटल वर्क 0 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। तो मेरा बेटा, आर यू रेडी?
मैं पहले निकाल रहा हूं वर्क ए से बी तक। बेटा क्या तुम जानते हो कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा? क्या ये सब बच्चे जानते हैं? ओके, अब जो मैं बात कह रहा हूं वो सुनो। क्या तमाम बच्चे ये जानते हैं क्या तमाम बच्चे ये जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा होगा? अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछ ले, वैसे बहुत आसान सी बात है ये, क्योंकि ये वाला एक लाइन का एंगल 180 होता है, 180 में से ये अल्फा है तो बाकी 180 माइनस अल्फा हो जाए। ओके, अब मैं वर्क निकाल रहा हूं। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये रहा S1, फोर्स वेट की फोर्स है। मैंने डॉट का फार्मूला खोला, ए बी कॉस थीटा। ए यानी इसका मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, एंगल बिटवीन फोर्सेस 180 माइनस अल्फा है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा है। बायो वाले बिलखुसूस याद रखिएगा कि कॉस 180 माइनस अल्फा ये एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये फार्मूला होता है कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा के बराबर है। फोर्स की जगह वेट आ गया, S1 वैसे ही है, इसका फार्मूले में माइनस कॉस अल्फा आ गया। क्लियर है यहां तक? माइनस mg S1 कॉस अल्फा। बताओ यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? पहले जल्दी से बताएं। ओके, अब मैं जो बात बता रहा हूं बतानी तो नहीं चाहिए, दोबारा बता देता हूं। लेकिन कौन कहां गया? अनीजा क्या पूछ रही है बेटा? अनीजा दोबारा सवाल पूछें। माइनस कहां गया? ये आ गया ना माइनस, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा। ये माइनस ये आ गया ना मल्टीप्लाई होके। बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई आसिया पूछ रही है कि एंगल ये क्यों है। आसिया आप बताएं, क्या ये एंगल 180 है कि नहीं? आसिया बताएंगी, आसिया बताएंगी ये एंगल 180 है कि नहीं है? अच्छा बेटा आसिया,
अगर मैं मान लूं कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला क्या रह जाएगा? अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना? क्या आप समझ में आ गया है कि ये वाला एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान का एंगल ये वाला बन रहा है? ठीक है बेटा, चलें जी आगे सुने बेटा। डायग्राम को गौर से देखें, यहां मिटा दूंगा, दोबारा बना रहा हूं। ये डायग्राम है, ये कौन है? ये कौन है? एच। ये कौन है? S1। और ये कौन है? अल्फा। क्या ये डायग्राम समझ में आई? मैंने ये वाली डायग्राम बाहर निकाल ली तुम्हें समझाने के लिए, मिटा दूंगा बाद में, पहले समझाने के लिए बाहर निकाल ली ये डायग्राम। हेलो हेलो मेरा बेटा, मैंने ये वाली डायग्राम बाहर निकाल ली। अच्छा, ये देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और एंगल के साथ बेस होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आपके समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ओके, आप जानते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? मैंने तो ये पढ़ा था, करली ब्राउन हेयर, यानी कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? कॉस अल्फा के बराबर है। तो जहां पर बेस है वहां पर एच आएगा, बेस की जगह एच आएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह S1 आएगा। बच्चों बच्चों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मेरा बच्चा, ये S1 जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, तो H किसके बराबर आया? H S1 कॉस अल्फा, या यूं कह लो कि S1 कॉस अल्फा किसके बराबर आया? H के। देखो गौर से, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है S1 कॉस अल्फा। मुझे इजाजत दो कि मैं S1 कॉस अल्फा की जगह H लिख दूं। इजाजत दो। माइनस की जगह माइनस, M की जगह M, G की जगह G, और S1 कॉस अल्फा मुझे पसंद नहीं है, हटा दिया। मैंने कहा भाई ये H है। तो पता ये चला, पता ये चला कि A से लेकर B तक ले जाने में ग्रेविटी ने, ग्रेविटेशनल फील्ड ने जो वर्क किया वो -mgh है। क्या कहते हो?
तो ए से लेकर बी तक का वर्क यहां लिख रहा हूं। अब मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं, बोर्ड जरा छोटा है ना, इसलिए ये मिटा रहा हूं। मैंने ए से बी तक का वर्क निकाल कर दिखा दिया। अब मैं बॉडी को बी से बेटा आप पता नहीं कौन सी बात तुम पूछ रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो। अब मैं बॉडी को बी से सी पर ले जा रहा हूं, बी से सी की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट है S2 और ये बॉडी पर लगने वाली फोर्स, क्योंकि फोर्स ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, जमीन हमेशा नीचे खींचती है। तो बताओ यहां पर S2 है, यहां पर mg है, जो एंगल यहां होगा वो एंगल यहां होगा। जी बच्चों अब मैं वर्क निकालने जा रहा हूं, बी से लेकर सी तक कितना वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी को। शुरू करें। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है S2, F डॉट S2। बेटा फोर्स की जगह F आ गया, S2 की जगह S आ गया, कॉस बीटा, क्योंकि ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा होगा, ये वाला एंगल बीटा। ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, एंगल बीटा। यहां पर फोर्स नीचे थी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, फोर्स नीचे थी, तो ये एंगल लिया था। अब दोनों नीचे हैं तो ये ही वाला एंगल आएगा, 180 नहीं आएगा इसमें। जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ में आई कि हमने ये वाला एंगल नहीं लेना है। फोर्सेस ये दोनों है, एक फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये दोनों नीचे की तरफ है तो यही वाला एंगल लिया। यहां पर ये ऊपर था ये नीचे था तो ये एंगल लेना पड़ गया। यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर 2 साल बाद मत पूछना कि सर आपने 1955 में क्या किया था। भाई लड़के वड़के नहीं है क्लास में, क्लास में लड़के वड़के नहीं लग रहा है आज मुझे। सब लड़कियां जवाब दे रही हैं माशाल्लाह से, लड़के कहाँ हैं? अफसोस। ओके ओके, एक दिल जले ने जवाब दिया है, बाकी दिल जले कहाँ हैं? चलो खैर छोड़ो। मेरा बेटा ये वाली ट्रायंगल बना रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, दोबारा दोबारा। ये एंगल बीटा, ये हाइट h, ये डिस्टेंस S2। देखो बच्चों
ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, एंगल के साथ वाला बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस बीटा। बेस की जगह आ गया, बेस की जगह आ गया h, हाइपोटेन्यूस की जगह आ गया h2 कॉस बीटा। S2 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई कर दो, S2 कॉस बीटा। क्या पता चला? पता ये चला कि S2 कॉस बीटा, S2 कॉस बीटा H के बराबर है। तो मुझे इजाजत दे दो दुनिया वालों, दुनिया वालों मुझे इजाजत दे दो कि S2 कॉस बीटा की जगह मैं H लिख दूं। थैंक यू, थैंक यू दुनिया वालों। तो मैंने इसको हटाकर मैंने यहां भी H लिख दिया, तो ये आ गया वर्क B2C। ये दूसरा वर्क आ गया, वर्क B2C बराबर mgh। कैसा? ओके। अब मैं वर्क निकाल रहा हूं C से A। वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता है। अब मैं C से A लेके जा रहा हूं, ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस जा रहा है, तो फोर्स ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और इनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स वर्क निकाल रहा हूं। तो एंगल 90 है, F की जगह F, S3 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है। फोर्स की जगह वेट डाला, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो आ गया। तो तीसरा वर्क जो आया वो जीरो आया। पहले मैं बॉडी को A से B तक लेकर गया, A से B तक लेकर गया, ये वर्क आया। फिर B से C तक लाया, ये वाला वर्क आया। फिर C से A तक लाया, ये वर्क आ गया। क्या दोबारा बॉडी A पर पहुंच गई? A से गई B, B से गई C, C से आई A। क्या ये पाथ क्लोज हो गया? क्लोज पाथ बन गया। तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा? तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा? A से B तक का वर्क, B से C तक का वर्क, और C से A तक का वर्क। पहला वाला वर्क है -mgh, दूसरा वाला है mgh, तीसरा वाला है जीरो। ये और ये कैंसिल, टोटल वर्क डन क्या आया? जीरो। क्या साबित करना था? यही साबित करना था कि टोटल वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो हमने साबित किया कि ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है यानी वेट, उसके इन्फ्लुएंस में जो वर्क होता है, अगर एक जगह से चलते हुए उसी जगह पर वापस आ जाएं तो टोटल वर्क जीरो हो जाता है। इस तरह मैंने पहली डेफिनेशन प्रूफ कर दी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का टोटल वर्क क्लोज पाथ के लिए जीरो होता है। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया? अब इसकी दूसरी डेफिनेशन का प्रूफ करेंगे, वो आसान जल्दी हो जाएगा। दूसरा वाला प्रूफ क्या है? दूसरा वाला प्रूफ ये है, जी जी सब इंपॉर्टेंट है, सब बताऊंगा बाद में।
दूसरा प्रूफ ये है कि अगर मैं डायरेक्ट वर्क करूं या स्टेप वाइज वर्क करूं, हैं, डायरेक्ट करूं या स्टेप वाइज करूं, तो वर्क डन सेम आना चाहिए। ये बात प्रूफ कर रहा हूं मैं, जरा देखें आप लोग। मुझे हर स्टेप पे ओके की रिपोर्ट चाहिए। देखो, ए से बी, बी से सी, सी से दोबारा ए, तो ये वाला वर्क कैसे लिख सकता हूं? ए से बी तक का वर्क, बी से सी तक का वर्क, सी से ए तक का वर्क। जल्दी से ओके की रिपोर्ट दो, सिर्फ के लिख दो, के। ओके में सिर्फ के लिख दो, समझ जाऊंगा मैं। टोटल वर्क 0 होता है, सही कहा मैंने। ओके की रिपोर्ट। अच्छा, बेटा अगर मैं ए से सी पर जाऊं और सी से वापस ए पर आ जाऊं, तो ये क्लोज पाथ बनेगा या नहीं बनेगा? ए से सी पर गया, सी से वापस ए पर आया, यानी जहां से चला था दोबारा वहीं आया, तो क्लोज पाथ के लिए वर्क 0 होता है कि नहीं? ये वाला वर्क मैंने यहीं छोड़ दिया, ये वाला वर्क मैं यहां लेकर गया माइनस का। ओके और नॉट? अब ये जो वर्क है सी से ए, वर्क है सी से ए, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, जीरो बराबर ए टू बी बी टू सी। जहां सी टू ए है वहां लिख सकता हूं जहां जहां पर वर्क सी टू ए है वहां लिख सकता हूं माइनस। बताओ यस और नो, ओके और नॉट? ये 0 ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, इसकी जगह ये वैल्यू डाल दी। ये माइनस का है, ये इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का वर्क यहां आ गया, प्लस का हो गया, और ये दोनों ऐसे ही मौजूद हैं। अब इस इक्वेशन को आंखें फाड़ कर देखो, आंखें फाड़ो और देखो कि बेटा मैं अगर ए से सी तक डायरेक्ट जाऊं तो ये वर्क है, और ए से बी तक जाऊं प्लस बी से सी तक जाऊं, इसका मतलब यह है कि ए से सी तक डायरेक्ट जाऊं तो भी वही वर्क है, और अगर पहले ए से बी पर जाऊं फिर बी से सी पर जाऊं तो टुकड़ों में जाऊं तो भी वही वर्क है। यानी डायरेक्ट जाऊं या टुकड़ों में जाऊं वर्क सेम आ रहा है। यानी वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ए से सी डायरेक्ट जाओ या ए से बी जाओ और बी से सी जाओ, टुकड़ों में जाओ, कुछ भी कर लो,
जितना वर्क टुकड़ों में चाहिए उतना टोटल चाहिए, जितना टोटल चाहिए उतना ही टुकड़ों में चाहिए। क्या ख्याल है, समझ में आया प्रूफ? इसको नोट्स में पढ़ लो, इंशाल्लाह एज इट इज मिल जाएगा। आज आपका ये चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी खलास। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो न्यूमेरिकल करेंगे, खत्म करेंगे न्यूमेरिकल। वैसे मैं आपको बताऊं, इसके न्यूमेरिकल यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, अगर कोई मिस हो जाए तो वहां देख लेना। वैसे मैं कल कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।